प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इस क्रम में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट आमंड। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई हैं। उन विशेषताओं की चर्चा पहले करते हैं। पहली विशेषता बताई है वो है राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता। दूसरी, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। तीसरी, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। चौथी, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यात्मकता। और पांचवी, राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं वास्तविक जीवन में प्राय एक सा व्यवहार करती हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली कुछ समान विशेषताएं हैं जिनका विवरण करना यहाँ मैं अपरिहार्य समझता हूँ। पहली जो समान विशेषता है वो है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। इन संरचनाओं में अंतर केवल विशिष्टीकरण का होता है। तो पहली जो समानताएं पाई जाती हैं, कुछ समान समानताएं विशेषताएं हैं, वो है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। इसी क्रम में दूसरा बिंदु है वो है कार्यों की सर्वव्यापकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान कार्य किए जाते हैं। संरचना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने पर हम सही परिणाम नहीं पाते। हमें संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए। हित समूह के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयुक्त होगा कि हितों को कैसे स्पष्ट किया जाता है, कौन से संगठन इस कार्य में भाग लेते हैं और किस प्रकार वे हितों को स्पष्ट करते हैं। तीसरा बिंदु है राजनीतिक संरचना की विविधता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं विविध कार्य करती हैं। यदि हम विगत 50 वर्षों में पॉलिटिकल साइंस में हुए विकास कार्यों का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता, वरन एक से अधिक कार्य करता है। यह कहा जाता है कि विधायिका कानून बनाती है। जो लेजिस्लेचर है उसका मूल कार्य विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका उनको लागू करती है तथा न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। परंतु वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि तीनों विभाग एक दूसरे के कार्य को करते हैं। जहाँ विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ कुछ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करता है। नौकरशाही न केवल कानूनों को लागू करती है बल्कि विधि निर्माण में उसका एक बड़ा हाथ, बड़ा स्रोत है। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चौथा बिंदु है राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध नहीं होती है। समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप होती है। अगला बिंदु है इसी क्रम में राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। राजनीतिक साधनों से हमारा अभिप्राय है उन साधनों से जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, भोजन, सूचनाएं, बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जा सकते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों, पॉलिसीज़ और जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, उनको प्रभावित करने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। शासकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही राजनीतिक प्रभाव है। अगला बिंदु है
राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है और इसका प्रमुख कारण है साधनों का असमान वितरण। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। जिन जिन व्यक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है वे अपने इस प्रभाव के द्वारा अधिक राजनीतिक साधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और अगला बिंदु है वैधता का अर्जन। राजनीतिक व्यवस्था में नेता जो लीडर्स हैं वो यह प्रयत्न करते हैं कि जब भी संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो उन निर्णयों का पालन जनता न केवल हिंसा, दंड आदि की भावना से करे बल्कि इस भावना से भी करे कि वह नैतिक रूप से सही है और उनका पालन करना उचित है। अर्थात प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में लीडर्स अपने कार्यों को वैध बनाने के लिए, युक्तियुक्त बनाने के लिए प्रयास करते हैं। अगला बिंदु है विचारधारा का विकास। सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि विचारधारा आइडियोलॉजी क्या है तो उसका मतलब है कि एक सिद्धांतों का एक समूह है, वो विचारधारा है। जैसे गांधी जी के सिद्धांत हैं उनका समूह को हम गांधीवाद कह देते हैं। मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उनके जो विचारों को मिलाकर के मार्क्सियन आइडियोलॉजी कह देते हैं। तो सिद्धांत या विचारों का जो समूह है उसको हम विचारधारा के नाम से, आइडियोलॉजी के नाम से कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में लीडर्स साधारणतया एक ऐसा स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सकें। नेता विचारधारा का विकास इसलिए भी करते हैं ताकि उनके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके, लीगलिटी प्राप्त हो सके, अथवा वे अपने प्रभाव को प्राधिकार में परिवर्तित कर सकें। यह तथ्य हम सभी जानते हैं कि बल प्रयोग की अपेक्षा प्राधिकार के माध्यम से शासन करना अधिक मितव्ययी होता है। विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को औचित्य प्रदान करती है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं स्पष्ट हुई होंगी। धन्यवाद।